brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अतीत को आप किस तरह से देखती हैं? जो विरासत आपको मिली उनको आप किस तरह से देखती हैं? सबसे पहले तो जय आपका शुक्रिया, इतने विद्वान पैनल, इतनी खूबसूरत लेखिकाओं के साथ में आपने मुझे जगह दी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं शुरू करती हूँ आपके सवाल का जवाब। तो सबसे पहले मेरा नहीं है, चुराया हुआ एक शेर है किसी का, मुझे मालूम नहीं इनके लेखक कौन है, कि मोहब्बत के नक्श हैं तारीख़ के सफ़ों पर, मोहब्बत के नक्श हैं तारीफ़ के सफ़ों पर, विरासत में धड़कते हैं इश्क के अफसाने। फ़लक जो जुड़ी है ज़मी की कहानी, फ़लक से जो जुड़ी है ज़मी की कहानी, अतीत के रंगों में है आज की रवानी। क्या बात, वाह वाह। और इसका मैं समझती हूँ कि आज के संदर्भ का अतीत, विरासत और हमारा आज, मैं अपने आप में इसका एक जीता जाता प्रतीक मानती हूँ अपने आप को। बताइए बताइए, जो मानती हूँ कहने से बात नहीं बनेगी, वो आपको बताना पड़ेगा। तो जो अतीत इसलिए आप अपने पिताजी से शुरू करिए। जी, उन्हीं से शुरू कर रही हूँ। उनको शत शत नमन। मेरे पिताजी पिछले सेंचुरी के सबसे बड़े उद्योगपति रहे। मैं अपना अतीत पिछले सेंचुरी से जोड़ती हूँ। 1800 करीब लास्ट दशक में उनका जन्म हुआ था, तो मैं वहाँ से, मेरा एक तरह से वो ऊर्जा वहाँ से चली आई है। और विरासत में मुझे जो भी मैं हूँ, मेरा हाड़ मांस का शरीर, मेरा सोच, मेरी फियरलेसनेस, मेरा नाम, वो मेरी विरासत का प्रतीक है। और हमारा आज आपके सामने मैं बैठी हूँ, जो मेरी किताबें हैं वो इन तीनों कड़ियों को जोड़ती हैं, अतीत, विरासत और आज। और अपने इस अटेम्प्ट को, जो कि मैंने बिना एफर्ट के जो मैंने जोड़ा है अपनी किताबों में, मैं चाहती हूँ कि आप उसको पढ़ें और आप समझेंगे कि ये एक ऐसी एक रूह है जो अतीत में शुरू हुई, विरासत में बहती हुई आई और आज आपके सामने मौजूद है। धन्यवाद। आपने बहुत सलीके से अपनी बात को घुमा दिया है, लेकिन आप बच नहीं पाएंगी, मैं फिर आपको दूसरी बात पकड़ूंगा। लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी जी, आपकी किताब जब सॉलोइंग द सन मैंने पढ़ी थी तो उस किताब के साथ बहुत समय तक मुझे रहना पड़ा था। इसलिए रहना पड़ा था कि उस पुस्तक का नायक ढूंढने में मुझे बहुत वक्त लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस पुस्तक का नायक कोई नायक है, वह पिता, वह शिक्षक पिता जिन्होंने अपने बच्चों के लिए न केवल अपना गांव, अपनी ज़मीन छोड़ दी उनको लिए, या वह लड़की जिसने पढ़ाई के लिए युद्ध किया, या वह बहन जिसकी कम उम्र में शादी हो जाती है और वो अपनी दूसरी बहनों के लिए करती है, या उस बहन का वह पति जो एक बड़े परिवार का, राजघराने का हिस्सा है, लेकिन वह चाहता है कि मेरी पत्नी की बहनें जो है पढ़े। कौन नायक है इसका? मैं चाहूँगा उस किताब के बहाने थोड़ी सी बात महाराष्ट्र के उस अतीत की ओर, जहाँ से आप दुनिया भर में चले जाते हो। धन्यवाद जयप्रकाश जी। पहले तो मुझे आपने यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और अनामिका जी और नीलिमा जी के साथ मेरा यहाँ पर आना मुझे बड़ा गौरव का महसूस हो रहा है। जैसे कि नीलिमा जी ने कहा, मेरे भी पिता एक अग्रदूत थे, मेरी माँ भी एक अग्रदूत थे। अपने उस समय के दोनों थे। मेरे पिता भारत का संविधान, पहले पैनल में संविधान की बात हो रही थी, तो उस संविधान को ढालने में
मेरे पिताजी का भी हाथ था, वो अंबेडकर जी के साथ काम करते थे और उन्होंने रेफ्यूजी रिहैबिलिटेशन के स्कीम भी उन्होंने अग्रसर किए थे। और मेरी माँ भी, जैसे कि आपने बताया, महिला शिक्षा में एक अग्रदूत थी। तो ये जो उनकी विरासत है वो तो एक तरफ, लेकिन मेरे इस उपन्यास में मैंने इस तरह से अपने अतीत को, विरासत को और आज को जोड़ा है, क्योंकि ये किताब एक समय यात्रा है उस युग में जहाँ पर 4 धाराएं मिलती हैं। एक स्वतंत्रता संग्राम की धारा, दूसरी जो हमारी भारतीय सभ्यता की महानता और गर्व के प्रज्वलित होने की एक धारा थी उस समय। ये मैं बात कर रही हूँ 20वीं सदी के पहले 5 दशक की। और फिर उस समय सांस्कृतिक रेनेसांस, जिसे कहते हैं पुनर्जागरण, भी हो रहा था, और ख़ास करके मराठी में, मैं समझती हूँ कि हिंदी में भी हो रहा था जी, और बंगाली में भी। तो मैंने पहली बार इस उपन्यास के द्वारा उस सांस्कृतिक जो फ्लरिशिंग हो रहा था, रेनेसांस हो रहा था, पुनर्जागरण हो रहा था, उसको आगे लाया है। और साथ में समाज सुधार का भी एक आवेग था। तो इन चारों में मेरे जो माता पिता, जिनके ऊपर ये पात्र, जिनकी प्रेरणा से ये पात्र बने हैं, तो ये जो युवा हैं वो किस तरह से इन चारों को समेट कर अपने व्यक्तित्व में, अपने कार्यों में, अपने जीवन में ढालते हैं, उसको मैंने दिखाया है। और मैं समझती हूँ कि इन सब का आज उसी तरह से प्रभाव है। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे युवा हैं उससे प्रेरणा लें और इसी तरह से इन चारों धाराओं को अपने में एकत्र करें। और आज का जो भारत है उसी तरह से अपने आप को रीइमेजिन कर रहा है, पुनर्कल्पना कर रहे हैं हम लोग भारत की, और एक विकसित भारत के गंतव्य की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें युवाओं का जो भाग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं चाहती हूँ कि एक ये जो है कड़ी हमारी अतीत की, और ये जो हमारी परंपरा की, और ये विरासत की, और हमारी जो आज की है, और मैं तो कहूँगी कि ये हमारे फ्यूचर की भी है, हमारे आने वाले कल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इन चारों चीज़ों को हमारे अंदर हमें जागरूक रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को बता दूं कि लक्ष्मीपुरी जी एकदम हिंदी भाषी नहीं हैं। पिछले 3 दशकों से विदेश सेवा के दौरान दुनिया भर में रही हैं। अंग्रेज़ी आपकी मैं ये तो नहीं कहूँगा, मातृभाषा तो मराठी शायद होगी, लेकिन अंग्रेज़ी में ज़्यादा आसानी से बोल सकती हैं। आपके कार्यक्रम के लिए, आज तक के लिए, साहित्य आज तक के लिए आपने न केवल बार बार जब भी हमने अनुरोध किया समय दिया अपनी किताब पर बात करने के लिए, लेकिन बल्कि प्रयास करके हिंदी बोल रही हैं, और संभवतः यह किताब अनुदित होकर हिंदी में भी आएगी। अब मैं अनामिका जी की तरफ आता हूँ। अनामिका जी से कोई सवाल पूछूं उससे पहले मैं बताऊं कि क्या ही अच्छी कविताएं लिखती हैं। थेरी गाथा पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये जो स्त्री का जो जीवन है और अतीत से लेकर
हमारा जो वर्तमान है, मैं चाहूँगा कि उस पर आपकी रचनाओं में आपने उसको कैसे, किस तरह से जगह दी। उनके बारे में केवल कविताओं से ही नहीं बल्कि दूसरे माध्यमों से भी आपने बराबर इस बात को की कोशिश की। और जब हम बात करते हैं अतीत की, तो हम ये पाते हैं कि आज जो पीढ़ी है वो शायद उन स्थितियों को न समझ पाए जिन स्थितियों से हमारे आपके अग्रज पीढ़ी गुजरी थी। तो उस पर जी, हमारे यहाँ अतीत को एक ऐसी परंपरा को एक ऐसी बैटरी की तरह देखा गया है जो रोज़ रिचार्ज करनी होती है, रोज़ रिचार्ज करनी होती है। हर्मेन्यूटिक्स जिसको कहते हैं, भाष्य की परंपरा हर युग में। आप लोग जैसे दादी नानी की जो साड़ियाँ आपकी अलमारियों में रखी होंगी, लड़कियाँ और लड़के भी देखते ही हैं, अगर वो तार तार हो रही है तो उसको दोबारा सिल के, उसके नीचे आधार का कपड़ा बदल के उसको दोबारा सिल कर कैसे उसके अपनी तरह के कुर्ते बनाए जाएं, ये चलन हमारा पुराना रहा है। धान का पौधा कहीं उगता है, उसको नई ज़मीन पर दोबारा रोपते हैं। यही अतीत की पुनर्व्याख्या की परंपरा है हमारे यहाँ, जो हमारी विरासत को पुनर्नवा करती जाती है, रिचार्ज। और मेरे यहाँ जो भी बचपन में पारिवारिकता की और नागरिकता की धारणा मुझ में विकसित की गई माता पिता द्वारा, उसमें चित्त विस्तार सबसे बड़ा बीज शब्द था। मेरे माता पिता दोनों ने मुझे माँ की आँख से पूरी दुनिया देखने का जज्बा मुझ में भरने की कोशिश की। लगातार जो कहानियाँ, कविताएं वो मुझे सुनाते रहे। और परिवार की जो धारणा थी वो ऐसी थी कि वो रक्त संबंध से नहीं बनता सिर्फ, या यौन संबंध से सिर्फ नहीं बनता। परिवार आत्मा के रिश्तों से बनता है और सर्वसमावेशी होता है। जैसे आपने रचना के साक्ष्य से बात करने की कोशिश की, तो जैसे ऋषिकाएं यज्ञ की, मतलब वैदिक काल की हमारी परिवार का हिस्सा है, थेरियाँ भी हैं जो समाज के अलग अलग संवर्गों से आई हैं। अगर सीता हैं तो अमीर खुसरो भी हैं, अगर पंडिता रमाबाई हैं, मैडम कह रही थी अभी महाराष्ट्र की परंपरा के बारे में, मेरा एक उपन्यास है पंडिता रमाबाई, अगर उसका एक पक्ष है तो ढेलाबाई जो एक गणिका थी और स्वाधीनता आंदोलन के समय में अपने कोठे पे अखबार का दफ्तर खोला था उसने, वो भी मेरे परिवार का ही हिस्सा है। तो परिवार को इस तरह से सीमित दायरे में नहीं देखने का, जो भी पीढ़ी स्वतंत्रता के साथ धीरे धीरे उसने अपना वजूद विकसित किया, वो यही हम लोग, आपके माता पिता ने भी आपको यही सिखाया होगा, सबके माता पिता सिखाते यही हैं। मगर धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा चित्त विस्तार लेना, क्षितिज बढ़ाना भूल जाता है, जिसको हॉराइजन फ्यूजन कहते हैं। वो धीरे धीरे कई कारणों से हम पूर्वाग्रह विकसित कर लेते हैं। पूर्वाग्रह जो एक तरह का मोतियाबिंद है। हम वर्ग के लिए जो हमारे जैसा नहीं है वो दूसरा है ऐसा मानते हैं। वर्ग के धरातल पे, वर्ण के धरातल पर, या जाति के धरातल पर, या लिंग के धरातल पर, या नस्ल के हिसाब से, या प्रांत के धरातल पे जो हमारे में नहीं, हमें, हमारे आसपास नहीं, हमारे जैसा नहीं, वो पराया है। ये धारणा जो है ना, एक तरह का मोतियाबिंद है, वो हम लोगों को देखने नहीं देती। बाइबल की एक पंक्ति है, सीइंग दे डोंट सी, हियरिंग दे डोंट हियर। तो जब हमारे पास पूर्वाग्रह हो जाते हैं मोतियाबिंद की तरह, तो हम साफ देख नहीं पाते। जानना ही मानना, अगर आप ठीक से किसी को जानेंगे तो प्यार ज़रूर करेंगे। हमारे एक फोटोग्राफर मित्र हैं, वो कहते हैं कि हर चेहरा ऐसा है कि किसी न किसी एंगल से सुंदर लगेगा ही। ऐसे ही हर व्यक्ति ऐसा है कि अगर ठीक से देखेंगे तो आप उससे प्यार करने ही लगेंगे। साहित्य जो है और हमारी जो परंपरा है साहित्य की, वो यही करना सिखाती है।
तो एक तरफ अगर मैं ढेलाबाई पे लिखती हूँ तो दूसरा जो कोठे की रचना थी की पैदाइश थी, तो पंडिता रमाबाई भी हमारी परंपरा का ही हिस्सा है। सीता है तो अमीर खुसरो भी हैं। जो भी हमारे साथ आया, हमारी दादी एक लोक कथा सुनाती थी, आजा पाजा कान में समा जा, तो कान में नहीं हमारे हृदय में समा जाता है। उसकी कहानी हमारी अपनी कहानी हो जाती है। बहुत आभार।